I think started. Yes sir. ओके सर, ठीक। अच्छा, तो इनकम टैक्स में कल हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? सैलरी। अच्छा, होमवर्क बाकी था, एग्रीकल्चर का होमवर्क बाकी था, उसको एक बार मैं बता देता हूँ, फटाफट कर लो। और कल जो सैलरी का भी होमवर्क दिया था, किस चीज़ का? सैलरी का 1,66,400। ठीक है, ग्रॉस सैलरी ना, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। डिडक्शन देगा तो 50,000 दे सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अगर ग्रॉस 1,66,400 है, फिर वहाँ से 50,000 का डिडक्शन अगर कोई दे रहा है तो माइनस 50,000 करके जो आएगा वही होगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 है। अगर दे सकते हो ठीक है, ये देखो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तुम लोग झगड़ा ना जो मैं बेसिक क्वेश्चन दिया था इसमें इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके जब हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप लोगों को ये ग्रॉस नेट सारा खेल खेलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा ग्रॉस करके छोड़ दिए हो, रिकमेंडेशन है कि कर लो, डिडक्शन देना एक आदत बन जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नो इशू। ठीक है, अच्छा अभी पॉइंट है सर, हम लोग अभी वो लास्ट दिन का जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर सैलरी का बात करता हूँ। एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन था उसको मैं बस डिस्कस कर देता हूँ, सॉल्व पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस डिस्कस कर दे रहा हूँ, चलेगा ना? सर स्क्रीन शेयर। ओ अच्छा, दीजिए सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। देखो सर, स्क्रीन शेयर है अभी? ठीक है, ओके। ये चलो, मैंने बहुत सारा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन करवाया था, मैं पहले उसको थोड़ा कर देता हूँ, नहीं तो ना ये रह जाएगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। हाँ ये वाला देखो, इसके अंदर क्वेश्चन जो था मैं पहले एक बार आपको बता देता हूँ। अभी ये सैलरी का क्वेश्चन नहीं है, ये जो एग्रीकल्चर चल रहा था उसका है, कंफ्यूज ना हो जाओ। जो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, पहला तो बात है कि मिस्टर एक्स जो था रेसिडेंट था, ठीक है, रेसिडेंट था, नॉन रेसिडेंट नहीं था, जिसने अपना डिटेल्स दिया था, इनकम फ्रॉम सैलरी दिया था जो कि कंप्यूटेड था। और ये जो सैलरी यहाँ पर दे दिया, अब सैलरी चैप्टर में हम लोग एक्चुअली ये कंप्यूटेड तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। सैलरी अलग से जब देता है तो अलग से सैलरी कंप्यूट करना पड़ता है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन सैलरी का नहीं था, ये एग्रीकल्चर को फोकस करके था, तो इसलिए आपको सैलरी कैलकुलेशन में ज़्यादा माथा लगाने नहीं बोला। एग्जाम में ये डिपेंड करता है कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मेहनत कराएगा। अगर मानो 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, उसमें शायद वो बोलेगा सैलरी भी कैलकुलेट करो वर्किंग नोट में, ऐसे वो वर्किंग नोट नहीं बोलेगा, आपको वर्किंग नोट समझ के करना है। मैं आगे आके सिखाऊंगा, पीजीपीपी भी दे सकता है, हाउस प्रॉपर्टी दे सकता है, तो जिसका भी अलग कैलकुलेशन करना होगा करके लाना पड़ेगा। करके लाना बने वर्किंग नोट में करना है, फिर आंसर को मेन फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पर इतना माथा दर्द नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिंपल एग्रीकल्चरल बेस्ड था। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन जयपुर, जयपुर इंडिया में है ना सर। एक्सपेंस इनकम फॉर अर्निंग एग्रीकल्चरल इनकम 1,00,000
70,000। एग्रीकल्चर करने के लिए 1,70,000 का खर्चा किया है। बंदे का एज दिया है सर, 45 साल का एज है और 70 साल का एज है। मैंने जब 70 साल है तो बंदा सीनियर सिटीजन बन गया, और जब 45 है बंदा नॉन सीनियर सिटीजन बन गया, बिलो 60 हो गया। ठीक है, अब हमें जब कैलकुलेशन करना है तो हम पहले एज वाइज करते हैं, एक एक करके। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एज अगर 45 है, देखो आप लोगों को पता है तो मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। चाहो तो फटाफट कर सकते हो, शॉर्टकट में कर लिया ना, बस मैच करा लो सर। अच्छा, हमें सब कुछ पता है कि फॉर द पर्पस ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस मिस्टर एक्स हैज सेटिस्फाइड बोथ कंडीशंस। कैसे पता हो गया? क्योंकि नेट एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया आप वैसे ही करो, मैं बस यहाँ पर समझाने के लिए इसको फॉलो करके समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड कितना किया? 5,000 क्रॉस किया। कैसे पता चला? एग्रीकल्चरल इनकम अगर 4,80,000 है, 4,80,000, दैट मीन्स 4,80,000 5,000 को क्रॉस कर रहा है। एंड अनदर थिंग, उसका जो बाकी इनकम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, क्या वो 3 लाख क्रॉस करता है? हाँ, कैसे पता चला? क्योंकि उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 2.5 लाख का और सैलरी इनकम है 4,80,000 का। तो आंखों देखी समझ में आ रहा है ना, आंख बंद करके समझ में आ रहा है कि भाई 3 लाख तो क्रॉस किया है। तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल करता है और बंदा इंडिविजुअल भी है तो चुपचाप रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लागू हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे करें? देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी है 4,80,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2,50,000। अब हमें नेट एग्रीकल्चर इनकम भी चाहिए। एग्रीकल्चर करने के लिए टोटल इनकम हुआ 4,80,000, लेकिन 1,70,000 हो गया मेरा खर्चा। तो एक्चुअली मेरा नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 3,10,000। अब ये जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में ये एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड हो जाता है ना, एग्जेम्प्टेड हो जाता है क्योंकि एग्री इनकम क्या है? एग्जेम्प्टेड है। तो 3,10,000 से 3,10,000 अगर माइनस हो जाएगा तो बचा कितना? 0। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा 7,30,000। डिडक्शन यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो हो जाता है मेरा 7,30,000। मैंने जो मेरा टोटल हो रहा है वही टोटल इनकम मेरा बन जाएगा 7,30,000। यहाँ तक बात क्लियर है? आप लोगों ने ऐसे ही किया? কোনটা করিসনি? এক্সামশনটা দিসনি, দেখে করেন এটা। ना क्वेश्चन उठता है सर, ये तो हो गया एग्रीकल्चरल का नॉर्मल कॉन्सेप्ट, टोटल इनकम कैलकुलेट करने का। करे ना এটা करा আছে? अब हम लोग अगर पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, है ना। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं? 7,30,000 मेरा टोटल इनकम है, इसके साथ मेरे को क्या करना है? एग्री इनकम को ऐड करना है। तो 7,30,000 मेरा टोटल है और 7,30,000 के साथ मेरा 3,10,000 इज व्हाट? 3,10,000 क्या है मेरा? एग्रीकल्चर इनकम या नॉन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर, एग्री। तो एग्री इनकम को क्या करना होता है? टोटल इनकम के साथ ऐड करना होता है। तो 7,30,000 के साथ एग्री इनकम को ऐड करो। ठीक है, ऐड नॉन एग्री इनकम विद एग्री इनकम, बेसिकली यही होता है ना। तो नॉन एग्री को एग्री के साथ ऐड करना है। तो नॉन एग्री को जब एग्री के साथ ऐड करें टोटल बन रहा है 10,40,000। फिर इस 10,40,000 को क्या करना है? टैक्स लायबिलिटी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब एक चीज है कि आप 115 बीएससी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर आपको पहले ही मेंशन कर देना है कि आप कौन सा रेट चार्ट फॉलो कर रहे हो। अगर आपका 115 बीएससी फॉलो हो रहा है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप 115 बीएससी कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में लिख देना कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएससी। ठीक है, अगर ऐसा मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, कि क्या फॉलो कर रहे हो एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। एग्जामिनर कोई भगवान नहीं है तो उसको सब पता चल जाएगा कि हमको तो सब पता है। क्या हो गया? आज भी मूड नहीं है? CC2 फिर से भेज देंगे तेरे को। तो तेरा घर के सामने ही है। 10,40,000, तो 10,40,000 का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है ना, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख 5%, कितना डिफरेंस हो गया?
3 लाख का डिफरेंस है, उसमें 5% लगेगा, कितना होता है 15,000। फिर 6 लाख से 9 लाख एट द रेट 10%, कितना डिफरेंस है 3 लाख। 3 लाख पे 10% बने 30,000, और लास्ट में बचा कितना 9 to 10 लाख 40। एक्चुअली जाना पड़ता है 9 से 12, है ना, जल्दी है क्या 9 से 12, क्या गाना है ना, चलती है क्या 9 से 12। तो यहाँ पर हो गया 9 से 12, तो 9 से 9 लाख टू 10.4 एट द रेट 15%। तो 1,40,000 का डिफरेंस है, उस पर 15%, कितना होता है 21,000। तो 21,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 कितना होता है 66। तो हो गया 66, मैच कर गया ना। तो ऐसे कैलकुलेट होता है, पता है ना आप लोगों को। ये ऑनलाइन है, जरा आज से बुझते पारलो, प्रिया, সমন্বিতা, আর্য বুঝতে পারলি, অভিজিৎ? হ্যাঁ স্যার। আমরা আগেও এরকম কোশ্চেন করেছি, है ना। अच्छा, अब जैसे आपका स्टेप 1 क्या निकल गया कि नॉन एग्री इनकम के साथ एग्री इनकम को ऐड करके आपको मिल गया 66। स्टेप 2 में क्या करना है, एग्री को ऐड करना है बेसिक लिमिट के साथ। तो क्योंकि आप 115 बीएससी फॉलो कर रहे हो, 115 बीएससी के कारण आपका बेसिक लिमिट हो जाता है 3 लाख। अगर आप डिफॉल्ट ना फॉलो करके ऑप्शनल फॉलो करते तो आपके लिए 3 लाख हो जाता है 2,50,000, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातों में क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा हम तो सही करके आए हैं, पर उधर, ठीक है, वो अलग लेवल का सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3,10,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया 6,10,000। 6,10,000 का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो, अप टू 3 लाख। 115 बीएससी है तो अप टू 3 लाख एट द रेट नील, 3 लाख टू 6 लाख एट द रेट 5%, तो बन जाता है मेरा 15,000। 3 लाख का 5% 15,000, और बचा बाकी कितना रह गया 6 लाख टू 6 लाख 10 एट द रेट 10%। तो कितना है 10,000 पे 10% ना, 10,000 का 10% बने 1,000, तो 15,000 और 1,000 कितना हो गया 16,000, हो गया 16,000। क्लैरिटी मिला सर। तो उधर हो गया 66, इधर हो गया 16, तो कुल मिला के स्टेप 1 भी हो गया, स्टेप 2 भी हो गया। अब स्टेप 3 क्या करना होता है रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन में, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। तो 66 से 16 को हटाओ 50,000, टोटल टैक्स पेएबल क्या होगा 4 and 5। सेस तो यहाँ पर नहीं लगेगा, सेस तो 50 लाख के ऊपर इनकम जाने से होता है, और रिबेट भी इसको नहीं मिलेगा। अच्छा, और तू 60, मैं 60 समझना। एक्चुअली स्टेप 4 में क्या होता है, स्टेप 4 में चार्ज एंड रिबेट का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। मैंने एक्चुअली चार्ज और रिबेट बोलना चाहिए, एंड नहीं, क्योंकि जिसको चार्ज मिलता है उसको रिबेट नहीं मिलेगा, और जिसे रिबेट मिलेगा उसे चार्ज मिल ही नहीं सकता, लगा ही नहीं जा सकता। तो ये और होना चाहिए, ठीक है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, एक को गरीब बना जाता है, एक को रिच बना जाता है, ठीक है। तो चार्ज या रिबेट का यहाँ पर कैलकुलेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिबेट के लिए 115 बीएससी में 7 लाख का लिमिट होता तो रिबेट लगा सकते थे, बट इसका तो इनकम ऑलरेडी 7,30,000 चला गया था टोटल में, है ना, तो उसका तो कोई जगह हो ही नहीं रहा है। और स्टेप 5 में हम लोग टोटल टैक्स पेबल देखते हैं, तो 50,000 मेरा माइनस करके आ गया था, इस पे 4% का क्या लग जाएगा, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, जो कि मैंडेटरी होता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, हर केस में लगता है। जो तुम्हारा टैक्स पेबल का वैल्यू होगा उस पे 4% लगा के फिर जाके तुम्हारा बनेगा। तो आंसर होता है 52,000। मैच किया, जो घर पे किए थे उसके साथ मैच किया, थैंक यू सर। अच्छा, ये हो गया 115 BAC। अब अगर आप नॉर्मल प्रोविजंस फॉलो करते तो आपका क्या हाल होता, आपका क्या होगा जनाबे आली, चलो देखते हैं। अच्छा, चलो देख लेते हैं, मुझे तो पता नहीं है सर, आप लोगों ने बोला जैसे। तो अगर बंदा नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करता, ठीक है, ये 45 वाले इंसान अगर नॉर्मल प्रोविजन माने जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ऑप्शनल, अभी ठीक है,
दोनों करके आपको बताना पड़ेगा। কিছু না বললে ডিফল্ট তো করতেই হবে। डिफॉल्ट माने 115 बीएससी, लेकिन इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि अगर कुछ नहीं बोला है तो दोनों करो और जिसमें बेनिफिट है वो बताओ। पता नहीं सर, सरकार जैसे नियम बनाता है। अब देखो ना, ये तो यहाँ पर चल रहा है, अब सैलरी में भी दो रूल सिखाना पड़ेगा। वही ना बोल रहा हूँ कि लास्ट ईयर तक मैं भी किसी को नहीं सिखाता था 115 बीएससी में क्या करना है नहीं करना है, थोड़ा बहुत 115 बीएससी का रेट चार्ट बताता था। लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट 115 बीएससी को मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है, अब हमें 115 बीएससी के हिसाब से भी बताना पड़ेगा और नॉर्मल में भी बताना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, यही तो सर्कस है, इनकम टैक्स का सर्कस यही है और कुछ नहीं है। एक जमाना था जब लड़का लड़की का टैक्स अलग होता था, जब हम लोग पढ़ाई करते थे। मेंस एंड वुमेन्स का जो टैक्स का लायबिलिटी होता था, टैक्स रेट अलग होता था। रूल था 1,80,000 तक नॉर्मल लड़का लोगों के लिए था, अप टू 1,80,000 नो टैक्स, और लड़का के लिए, लड़की के लिए था अप टू 2 लाख। जात पात यहाँ पर भी था, अब भेदभाव था ना। आई थिंक ये 2012-13 के आसपास का बात कर रहा हूँ मैं, जब ये रूल चलता था। हाँ, लेडीज को थोड़ा बेनिफिट देना। हाँ, क्लैश कराना मैंने बेसिकली नहीं, ये पॉलिटिकल भी बोल सकते हो। दूसरा एक रीजन ये भी दिखा सकते हो कि औरत अगर इनकम कर रहा है तो उनको थोड़ा सा मैंने बेसिकली एम्पावरमेंट करने के लिए, लेडीज को एम्पावरमेंट करने के लिए, भेदभाव नहीं है, लेडीज को छूट देके एक सुविधा देना। क्योंकि हमारे देश में लड़की लोग इतना भी तो वर्किंग नहीं होते ना, ठीक है, तो अगर कोई वर्किंग में आना चाहता है तो उनको थोड़ा बेनिफिट दिया जाए, इस तरह का सोच था। अब पॉलिटिकल बोलो, नॉन पॉलिटिकल बोलो, जो बोलना है बोलो। अब नॉर्मल प्रोविजंस में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल में कोई बदलाव नहीं है। नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 5,000 है एज पर क्वेश्चन, नॉन एग्री इनकम भी एक्सीड कर लिया 2.5 लाख। कैसे? सॉरी, बेसिक लिमिट भी 2.5 लाख क्रॉस कर गया, नॉन एग्री नहीं, नॉन एग्री इनकम एक्सीड द बेसिक लिमिट, माने आपका इनकम क्या बढ़ गया था, वही 4,80,000 और 480 था ना रे बाबा, 480 एंड 250, तो इधर 480 इधर 250, दोनों को जोड़ के ही तो हो रहा है 7,30,000 है ना। तो 7,30,000 जो ऑटोमेटिकली आपका 2,50,000 को क्रॉस करता है। तो रूल क्या बताता है कि अगर किसी का इनकम बेसिक लिमिट को क्रॉस करे और एग्रीकल्चरल इनकम एनुअली 5,000 क्रॉस करे तो हमें रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। सेम टू सेम, इनकम फ्रॉम सैलरी 4,80,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,50,000, दोनों को जोड़ा, फिर 4,80,000 से नेट एग्री इनकम मिल गया, 1,70,000 का एक्सपेंस है, तो आपका नेट एग्री इनकम बन गया 3,10,000, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्पशन दे दो, 7,30,000 टका आपका अल्टीमेटली टोटल इनकम बना। डिडक्शन इस पे कुछ है नहीं, चैप्टर 6A में मैंने 80 कुछ है नहीं, तो इसको तुम ब्लैंक छोड़ दो और टोटल इनकम बन गया 7,30,000। अभी खेल क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अब मैं आपको और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, फटाफट बस दिखा दे रहा हूँ। 730 और इधर 3,10,000, तो टोटल बन जाता है 1040। अब 1040 में तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कितना है? 1,24,500। कैसे आया बोलो, रेट बताओ फटाफट। 5-20 अप टू 2,50,000 नील बोलो, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख 5%। अमाउंट कितना होता है? 12,500। रट्टा लगा लो, कैलकुलेट करके भी देख लो, 2.5 लाख का 5%, 12,500। फिर ग्रेटर देन 5 लाख टू कितना? 10 लाख। कितना रेट है? 20%। कितना होता है? 1 लाख। और कितना जाना है 10 लाख के ऊपर? ग्रेटर देन 10 लाख टू 10,40,000 10.4 एट द रेट 30%। कितना होता है? 40,000 का 30% कितना होगा?
12,000, ठीक है। तो इधर 12,500, इधर 1 लाख, इधर 12,500, कुल मिला के हो जाते 1,24,500। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 में 3,10,000 और 2.5 लाख। 3,10,000 मेरा क्या है, एग्री इनकम है, और 2,50,000 मेरा बेसिक लिमिट है। ध्यान देना ये नॉर्मल प्रोविजन है, और नॉर्मल प्रोविजंस में बेसिक लिमिट 2,50,000 तक का है। पहले हम लोग 115 BSc यूज किए थे, इस पे हम लोग बट 70 ईयर मतलब उस पे 3 लाख का लिमिट हो गया नॉर्मल। क्या 60 থেকে 80 এর মধ্যে গেলে তো नॉर्मल में एक साल में लेना 70 साल का भी एक है। हाँ, उसका 3 लाख हो जाएगा, उसका 3 लाख हो जाएगा। तो इधर हो गया 5,60,000। 5,60,000 पे टैक्स लायबिलिटी सेम तरह से कैलकुलेट करो, आपका बन जाएगा 24,500। करके देख लो सर, आया ना, ठीक है। मैं और सेम चीज बार बार नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि समझ में आ गया आप लोगों को। अब सिस्टम सिंपल है, सिस्टम सिंपल है। सिस्टम क्या है, स्टेप 3 में स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करो। 124,500 माइनस 24,500 1 लाख। स्टेप 5 में स्टेप 4 सरचार्ज एंड सेस का बात करता है, सॉरी सरचार्ज एंड रिबेट का बात करता है, जो कि यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि मेरा टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। रिबेट कब लगता है, जब इनकम 5 लाख के अंदर हो। सरचार्ज तब लगता है जब 50 लाख के ऊपर हो, और ये तो बीच का है तो कुछ भी नहीं आएगा। तो टैक्स पेबल के 115 BSc में 7 लाख और नॉर्मल प्रोविजन में 5 लाख। रिबेट पाना है টোটাল এক্সিট করে 12,500 तक का ओल्ड में रखता है। हाँ हाँ 25,000 मिलता है, न्यू में मिलता है 115 BSc में मिलता है 25,000 का रिबेट, और नॉर्मल जो पुराना प्रोविजन है उसमें लगता है 12,500 का रिबेट। अच्छा सर, किसी का इनकम अगर 7,25,000 अगर उसको रिबेट मिले सर वो रिबेट का एक सिस्टम दिखा था, याद है ना, तो माइनस करने को मिले। अगर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है तो वो उसमें अवेलेबल हो सकता है, दिखा था तो 7 लाख इसमें যদি 15 লাখ এক্সিট করে उसका एक कॉन्सेप्ट दिखाया था। तो वही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट दिखाया था उसी तरह से अगर मैच करता है तो होगा, अदरवाइज नहीं। वो थोड़ा सा ट्रिकी एरिया था, उसको थोड़ा देखना है सर। तो टोटल टैक्स पेबल है 1 लाख, फिर यहाँ पर 1 लाख के साथ 4% का सेस, तो 1,04,000। अब मजा देखो, इसमें आ रहा है 1,04,000 और इसमें आ रहा है 52,000, कौन सा यूज करोगे? सिंपल। अब कोई बोलेगा सर ये 45 साल का बच्चा ये 45 साल का आदमी ये 45 साल का जो आदमी है इसको कौन सा यूज करना चाहिए, ये डिपेंड करता है उस, मतलब इसीलिए ना गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया। गवर्नमेंट का मानना है कि भाई अगर आपका 80C से 80U का कुछ डिडक्शंस वगैरह है ना, तो आप नॉर्मल प्रोविजंस में शिफ्ट कर सकते हो। माने अगर बाई चांस इस क्वेश्चन के अंदर अगर जब आप नॉर्मल करते हैं तो 80C से 80U का डिडक्शन अगर आपको मिलता ना, इसमें काफी सारे डिडक्शन मिल जाता है 80C से 80U का। और डिडक्शंस लेके सपोज आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा रखा हुआ है, LIC का प्रीमियम काफी सारा है, तो उसमें आपको ना 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, जो 115 BSc में नहीं मिलेगा, ठीक है। मेडिकल अलाउंस का बेनिफिट मिलता है, 115 BSc में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन दैट केस तब क्या हो जाएगा, ये 1,04,000, ठीक है। अगर मानो 80,000 का भी कुछ अमाउंट है तो 1,04,000 से 80,000 भी माइनस हो जाएगा तो तुम्हारा हार्डली 20,000 का टैक्स पड़ेगा। तो जिसका डिडक्शंस का सिचुएशंस है वो नॉर्मल प्रोविजन यूज करता है, लेकिन जिसका कोई डिडक्शंस का मैटर नहीं है उसके लिए 115 BSc बेस्ट है। तो ये इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 115 BSc बेस्ट है कि नॉर्मल प्रोविजन बेस्ट है, ये डिपेंड करता है केस टू केस। बंदा अगला क्या सिचुएशंस अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में करके रखा है। अब मानो तुम फाइनेंशियल प्लानिंग करके LIC में पैसा रखा, प्रोविडेंट फंड में पैसा रखा, मेडिकल इंश्योरेंस रखा, घर में तुम्हारा कोई हैंडीकैप कोई है जिसका तुम खर्चा पानी कर रहे हो एज पर सिस्टम, तुम्हारा एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तुम्हारा होम लोन लिया हुआ है, ठीक है। अगर तुमको इतना सारा चीज का बेनिफिट अगर तुम लेना चाहते हो तो इन दैट केस तुम नॉर्मल में जाओ, तुम क्यों पुराना 115 BSc में जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा कुछ है नहीं, जैसे मानो मैं बात कल भी बोल रहा था ना, न्यू एज जो अर्नर है,
लाइक जो लोग अभी 25, 26, 30, 35, इनका ये सब नहीं है। इनको बस सैलरी से मतलब है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह माथा में नहीं जाता। एक बाइक लेना है, थोड़ा ज्यादा पैसा हो तो एक 4 चक्का लेना है, और बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी चलता है चलेगा। समझ रहे सर? उनको तो 115 BSc बेस्ट लगेगा ना, लेकिन नहीं, बच्चा जब आगे जाके एकदम घोर संसारी बन जाएगा, है ना, फैमिली वाले बन जाएगा, तब उनके लिए 115 BSc से अच्छा नॉर्मल प्रोफेशन से अच्छा लगेगा। तो गवर्नमेंट बोलते भाई हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, सबके मुंह में मुस्कुराहट चाहिए। गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स समझ रहे हो सर? ये गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स है। इनकम टैक्स और GST को लेके गवर्नमेंट पब्लिक के साथ खेल खेलता है, और क्यों ना खेले, पब्लिक तो वही चाहता है कि आप खेलो, हम खेलेंगे। समझ में आ रहा है सर? इसलिए इनकम टैक्स या GST, स्पेशली ये दो पेपर ऐसा पेपर है, सरकार क्या सोच रहा है इसको समझने का सबसे बेस्ट पेपर है। गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं फॉर द पब्लिक, ये दोनों पेपर से समझ में आ जाता है। रोज रोज लॉ में चेंज नहीं कर सकता, लॉ का पेपर में रोज रोज अमेंडमेंट नहीं ला सकता, या रोज रोज एक्ट को नहीं बदल सकता, और अकाउंट्स में भी रोज रोज चेंजेस नहीं कर सकता, फाइनेंस में भी रोज रोज नहीं चेंज कर सकता। फाइनेंस क्या चेंज करेगा, वो तो एक टेक्निक है, दुनिया भर में चलता है। कॉस्टिंग में क्या चेंज करेगा, वो भी एक टेक्निक है, उसमें कुछ करता नहीं। जो करता है इसमें करता है, टैक्स में ही करता है। इसलिए टैक्स सबसे ज्यादा चेंजेस, मैंने सबसे ज्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी बिजनेसमैन को बैम्बू देता है, कभी बैम्बू हटा देता है। अब जब बैम्बू दिया उसका भी कैलकुलेशन करो, जब बैम्बू हटाया तब भी कैलकुलेट करो। हाँ, ये जो अभी तो इंटरिम बजट है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। बजट आएगा, देखो वोट है ना अप्रैल मई में, मजा आएगा। आप लोगों का एग्जाम का भी जो लोग जून में देगा, इधर उधर होगा सब, मुझे लग रहा है मई जून का एग्जाम इधर उधर होगा, पोस्टपोन होगा शायद। हाँ, उधर तो डेट दी है। एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली, हाँ वही देखना पड़ेगा। अगर जून में बोर्ड का कोई डेट नहीं गिरता है तो फिर शायद कोई पोस्टपोन का मैटर नहीं है। अप्रैल मई में अगर है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सर सिलेबस का चेंज कर ले, हाँ कर हाँ, तो वो थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजैक्शन क्या बोलते हो, ट्रांसमिशन चार्जेस लेता है। वही चाहिए नहीं दे पाए। 70 साल वाला बुड्ढे का खेल देख लो, ठीक है। बस इसका एक ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स वुड बी सेम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वेदर ही इज ऑफ एज ऑफ 45 इयर्स और 70 इयर्स, है ना। देखो कितना सुंदर आंसर देने का तरीका देख लो, आंसर देने का तरीका देख लो कितना सिंपल है। आपको फिर से कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, गाधा के दौड़ थोड़ी काम करना है। एक बार तो कैलकुलेशन दिखा दिया आपने। अब आपको पता है क्योंकि 115 BSc में एज का कोई मैटर नहीं करता। 115 BSc देयर इज नो एज मैटर, मतलब तुम 45 का हो कि 60 का हो कि 70 का हो कि डजंट मैटर, 80 का हो डजंट मैटर। तो फिर उसमें 45 साल का भी जो टैक्स लायबिलिटी होता है 70 का भी वही टैक्स लायबिलिटी होता है, तो काम खत्म, पैसा हजम, है ना। लेकिन खेल बदलेगा थोड़ा इस केस में। क्यों? क्योंकि इस केस में जिसका एज 70 का है, मैंने अबव 60 है पर बिलो 80 है, उनके लिए नॉर्मल प्रोविजंस में रूल है कि आपका लिमिट 3 लाख तक जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस आपका थोड़ा सा हिसाब बदलेगा। ऐसे तो स्टेप 1 क्या कहता है, 7 लाख 30 प्लस 3 लाख 10, 10 लाख 40, इसका तो पता है। लेकिन इसमें देखो आंसर अलग आएगा, क्योंकि पहले वाला केस में अप टू 2.5 लाख तक नील किए थे। इस बार आप अप टू 2,50,000 नील नहीं करोगे, इस बार आप अप टू 3 लाख नील करोगे। और फिर 3 लाख टू
5 लाख एट द रेट 5% और 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट 20% और ग्रेटर देन 10 लाख टू 10 लाख 30%। अब खेल यहाँ पर बदल जाता है। तो 3 से 5 2 लाख का डिफरेंस में 5% बने 10 के और 5 से 10 का डिफरेंस 5 लाख का 20% बने 1 लाख। तो 1,10,000 और 40,000 का 30% बने 12,000। तो 12,000 10,000 और 12,000 में 22,000 और 1 लाख उन्हें 1,22,000। सिंपल, ठीक है। लेकिन देखो हड़बड़ी में ना गलती ना करते सर, ठीक है। मैं देखता हूँ स्टूडेंट ना बहुत हड़बड़ करता है। शांति, दिमाग एकदम शांत, ठीक है। इसलिए वो चंदन वगैरह जो लगा के जाना है जाओ, ठीक है, लगा के जाते हैं ना सर। मैं तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल टाइम पे हिंदू नहीं बनता, एग्जाम टाइम में हिंदू बन जाता है, बाकी टाइम में लिबरल बन के घूमता है। नहीं टीका का हम नहीं काटते, ठीक है। भगवान के मंदिर में जाते नहीं हमको फैशन बिगड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ठीक है, लेकिन नहीं वो एक्चुअली करना भी चाहिए। हम लोग जाते थे सर, मुझे पता है, मेरा ही बचपन का आदत था। नॉर्मल टाइम पे कोई टीका देता था, नहीं फैशन बिगड़ जाएगा। लेकिन एग्जाम पे टाइम पे वो दही का टीका होता है, कोई दही का टीका लगाते, कोई चंदन का। तो बोला जाता है कि दही ठंड रखता है थोड़ा, हाँ दही चीनी खा के जाओ, दही का टीका काट के जाओ। ये इंडियन कल्चर है सर। तो उसमें क्या होता है, मन एकाग्र रहता है, ठीक है, एकदम शांत दिमाग। नहीं आजकल तो मैं पूरा एकदम लगा के घूमता हूँ पूरा। उस दिन गए थे भूतनाथ, गए थे एकदम पूरा लगा के पूरा घूमा, फोटो खींचा, मजा आ गया। राख लगा लो, भूतनाथ नीमतला श्मशान घाट का से वहाँ पर जाना, ऐसे पीला कलर का और लाल कलर का ऐसे चंदन लगा के पूरा शिव जी जैसा होता है ना सर पे लगा के, ठीक है, सब लगाना, अच्छा फीलिंग है। साउथ इंडिया में तो ओरिजिनल राख मिलता है कुछ मंदिर में। ओरिजिनल राख मैंने जो चीता चलता है उसका राख होता है, उसका राख लेके कैसे कर छोड़ो, सबका पर्सनल मान्यता है सर। ये नहीं समझ में आएगा तो मत करो, समझ के करो। अच्छा तो फिर इधर क्या हो गया, 93,600 देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका 115 बीसी में मैंने बेसिकली इसका कुछ ये नहीं है ना। अगर 70 साल का बुढ़ा का नॉर्मल प्रोविजन चल रहा है और अगर उसका, अरे इसको पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ सर, मैं भी एक दिन बुढ़ा बनूंगा, मेरा भी दांत गिरेगा, ऐसे तो बाल चलाएंगे यहाँ, ठीक है। हाँ आएगा, ऐसा नहीं है, सबका आएगा, ठीक है। ये दिन हाँ ये बुढ़ा इधर आ, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो जस्ट पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा हूँ सर। सुपर बुढ़ा, हाँ 80 के ऊपर। क्लियर है सर? क्या था क्वेश्चन में? कराते हैं, ये क्लियर हो गया ना। देखो जब तक कोई टॉपिक हम लोग करते नहीं है हमें लगता है कि क्या करना पड़ेगा, लेकिन अगर पता चल जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। 10 साल का ना पेशेंस बड़ा कम है, बहुत जल्दी इसका पेशेंस छूट जाता है। यही प्रॉब्लम क्रिकेट में भी करता है। नहीं करता है, मेरे को पता है। तेरा कोच साहब से बात हुआ मेरा, क्या बात करते हैं, कोच साहब से बात करके आया, मेरे को बोल रहा था कि लड़का टेस्ट क्रिकेट अलग क्रिकेट है सर। ऐसे बोल रहे जैसे सच में इसकी कोच सर से बात कर। এই সবাই বুঝতে পারলি রে, এই অনলাইন वाला জিজ্ঞেস করছে, যখন বেশি জোরে জিজ্ঞেস করো যে আমি দূরে কাউকে জিজ্ঞেস করছি, ये लोग कुछ आवाज ही नहीं दे रहा है। अरे बात कर लो सर না, কলকাতার বাইরেও অনেক আছে। অভিজিৎ পুরুলিয়া থেকে, সমন্বিতা বারাসাত থেকে। পুরুলিয়া में हाँ मैंने झारखंड बॉर्डर, वेस्ट बेंगल झारखंड बॉर्डर टाइम लगे अनेकटा पुरुलिया जेते,
এখান থেকে পুরুলিয়া যেতে কমসে কম 5 ঘন্টা টাইম লেগে যাবে এক্সপ্রেসে, লোকাল ট্রেনে যেতে সময় লেগে যাবে প্রায় 7 ঘন্টা। তাই তো অভিজিৎ, ঠিক বলেছি তো? हाँ सर। हाँ ठीक बलेছি। जो पुरुलिया में रहता है उसको नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ। তাদের একটা ট্রেন চলে হাওড়া থেকে, ভালো ট্রেন চলে, বিকেলবেলা 4:45-এ ছাড়ে, 4:45 না 50, পুরুলিয়া এক্সপ্রেস। ওটা সব থেকে ভালো ট্রেন পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য। 4:50-এ ছাড়ে, ওটা বোধহয় 9টা না 9:30টায় পুরুলিয়া পৌঁছে, 9:30 10টা বেজে যাবে। अच्छा, मैं 2 सिंपल क्वेश्चन दिया था करने के लिए। एक ये वाला क्वेश्चन दिया था, मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ बी, अब सैलरी में आ जाते हैं सर, ठीक है। मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ बी लिमिटेड रिसीव्ड द फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। बेसिक दिया था 10,000 का, डीए दिया था 2,000 पर मंथ का, कमीशन दिया था 200 पर मंथ का, बोनस दिया था 20,000 का, कैलकुलेट करने बोला था इनकम अंडर दी हेड सैलरी, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन करना कैसे है, मैं साइड में करता हूँ, आप लोग भी ऐसे हेडिंग कर दो, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन, नहीं टैक्स लायबिलिटी नहीं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दी हेड सैलरी। Statement of computation of income under the head salary during previous year 23-24, assessment year 25-24-25। मैं थोड़ा एडवांस सोच रहा हूँ। और 2012 में एक मूवी आया था ना अवतार बोल के, 2012 में क्या एक आया था ना कि अवतार ना क्या आया था, उसमें क्या माया सभ्यता ना क्या एक दिखाया था, कौन सा एक मूवी आया था, उसमें बोला गया था कि 2012 के बाद पूरा दुनिया ध्वंस हो जाएगा। अवतार तो मूवीটার নাম না, ওটা আলাদা। जेम्स कैमरन वाला तो नाम है, जेम्स कैमरन वाला 2009 में 2012 में एक आया था, मुझे याद है उस टाइम पे मैं कॉलेज का फाइनल में था मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो उसमें वो एक मूवी वो चारों तरफ पे लगा था, गोड़िया साइड में रहता था उस टाइम पे मैंने, तो उधर चारों तरफ 2012 सब खत्म हो जाएगा, तो हम लोग दोस्त लोग बोल रहे चलो पार्टी करते हैं, ठीक है, जो खाना है खा लो। हाँ এরকমই কিছু একটা, তো মায়া ক্যালেন্ডার बोल के साउथ अमेरिका में कोई एक सिविलाइजेशन था, वो लोग अपने कैलेंडर में लिख के क्या था कि इस पर्टिकुलर डेट में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओहो तेरे को मानने पे कोई बोल रहे क्या, वो बोला था, तो फिर उस पे मूवी भी बना, ठीक है, माया कैलेंडर, ठीक है। फिर वो कैलेंडर के हिसाब से सब बोले सब खत्म, ठीक है, बस खत्म भी हो गया। कस्टमर फुल कोड स्ट्रेटजी ছিল অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 24-25 এই আমরা এখন করে 24 এ বেঁচে আছি। आपके एडवर्टाइज করে बेसिक कितना था सर? 10,000 into 12। तो पहले एक काम करो, क्योंकि आपको मंथली डेटा दिया है, जैसे कल दर्श साहब पूछ रहा था कि सर अगर मंथली देगा तो उसको क्या करना है, क्योंकि हाँ वही करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको मंथली डेटा रहेगा तो हर चीज़ को आपको अल्टीमेटली एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 into 12 करके 1,20,000 होता है। फिर आ जाता है DA 2,000 टका करके 12 महीने का कितना हो जाता है 24,000 का। फिर आ जाता है तुम्हारा बोनस को क्या मंथली करना है क्या? बोनस 20,000 का है, तो इसको 20 into 12 ना करें सर, ठीक है, बोनस मंथली नहीं मिलता है, और सैलरी 10,000 का है, बोनस 20,000 पर मंथ होगा, तो फिर
ठीक है, तो ये वन टाइम है, सालाना एक बार मिलता है। कमीशन, कमीशन दिया 200 टका पर मंथ। कमीशन तो तभी का सर यहाँ पर बोल दिया कि कमीशन है, तो अगर मंथली कमीशन है तो आप ले सकते हो, ठीक है, सैलरी का पार्ट। ऐसे कमीशन सैलरी का पार्ट होता है। मैं कल भी तो एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा है ना, आज पूरा पूरा फॉर्मेट लिखाऊंगा। शाम का रुको, सम में देरी है, पहले चीजें तो जान ले। सम करेगा किस चीज का सम में करना है वो नहीं पता तो सम क्या करेगा, ऐसे नहीं होता है। एक तो तुम मेरे जैसे, मेरा एक टीचर था टैक्स का, कहीं पर एक लेक टाउन में अंदर एक टीचर था, गए थे 2 दिन पढ़ने के लिए, गया तो पहले दिन से सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहे हैं टैक्स में, ठीक है, नाम नहीं लूँगा सर, छोड़ो, पुराना बात है। तो सिर्फ क्वेश्चन करा जा रहे हैं, कैलकुलेशन जितना है, प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे तो बहुत आसान है, प्लस माइनस करके हो जाता है। फिर टैक्स का किताब देखा, हम लेकर प्लस माइनस ही है तो फिर इतना सारा चीज़ क्या लिखा है। मैम 2 दिन गया, फिर मैम बोल रहे हैं अरे भाई पढ़ा तो रहा है, इतना सारा चीज़ करा रहे, उतना नॉलेज थोड़ी है आज के जैसा। तो जब वो करा रहा है तब लग रहा है कि सब इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर, प्लस माइनस कर रहा है, लेकिन क्यों प्लस कर रहा है और क्यों माइनस कर रहा है ये तो बोल रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहा है। और जब पूछ रहा है कोई, ठीक है, अगर मैंने कोई स्टूडेंट पूछ रहा है सर ये प्लस क्यों किया, तब टीचर जवाब देता है बेटा उसके लिए ना तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, और हम पढ़ाते नहीं है, हम सिर्फ सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो फिर सब कोई सोचने लगा कि या तो हम लोगों में कुछ कमी है, टीचर में तो कमी हो नहीं सकता। इसका मतलब हम लोगों को पढ़ के समझना पड़ेगा। अरे भाई टैक्स जैसे सब्जेक्ट में पढ़ के समझाने के लिए टीचर का काम है, कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है टीचर का। अगर देखा जाए तो प्रोविजन समझा दो, बाकी बच्चा खुद करेगा। मैंने टैक्स जैसा पेपर, लॉ जैसे पेपर में मेनली यही चीज़ है। अकाउंट्स में फिर भी टेक्निक काम आता है, फिनांस में फिर भी टेक्निक काम आता है, ठीक है, क्वेश्चन समझाना पड़ता है, बट यहाँ पर प्रोविजन समझाना पड़ता है। अगर तुमको प्रोविजन नहीं समझ में आया, तुम अगर पूरा किताब कंप्लीट कर दो, फिर भी तुम एग्जाम में पूरा 32 गोल मीटर चालू हो जाएगा। सारा क्वेश्चन तुम छान मार के जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी जितना होता है सब कर लो, बट बिना प्रोविजंस पढ़े एक बार करके देखो, फिर देखो क्या होता है, नाव डूबता है कि रहता है। डरा नहीं रहा हूँ सर, फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अरे तुम लोग अभी छोटे हो, कभी ये इस समय हम लोग भी गुजरे ना, तो वही टीचर को याद आ गया, क्योंकि ऐसे बोला ना तो वो टीचर, फिर हम लोग ना सब सोच रहे, क्योंकि टैक्स पूरा पढ़ने का एक टेक्निक है, और हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि टैक्स को पढ़ना कैसे। और हम लोग वही सोचते थे कि कोई तो टीचर मिल जाए जो टैक्स को कम से कम पढ़ाना तो सिखा दे, क्योंकि किताब देख के ही डर लगता है। बाद में मेरे को ना, फिर जब सबको स्टूडेंट लोग बोल रहा था ना कि क्या है टैक्स टैक्स टैक्स, फिर मैं सोचा यार मैं क्रैक करता हूँ बैठे बैठे। तो मैं ना फिर धीरे धीरे ना प्रोविजंस पढ़ता था, क्योंकि ना मेरे को ना एक पेपर पढ़ने का आदत है ना, तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए मैं बोर नहीं होता। ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इतना नहीं पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग वाले लोग ही होते हैं। मेरा दिमाग कम है, पढ़ता हूँ, नहीं जो सच में अभी बता रहा हूँ, सच में मेरा दिमाग कम चलता है, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने का आदत है, और टैक्स पढ़ने का चीज़ है। तो मैं ना एक दिन क्या किया, जैसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं मैम को बोला रुक मैं देखता हूँ। तो फिर मैंने पूरा चैप्टर को पढ़ा, चैप्टर को पढ़ते वहाँ पर लिखा है कि भाई इसलिए ये सब चीज़ ऐड करना चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ माइनस करना चाहिए। फिर पढ़ने के बाद जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर बोला इसीलिए प्लस हुआ इसलिए माइनस हुआ। तो खेल उसमें छुपा है, इसमें नहीं। फिर धीरे धीरे वो सब आदत को बनाया। वो बहुत पुराना कहानी है, वो किस्सा कहानी अलग ही लेवल का है, छोड़ दो। और ज़्यादातर स्टूडेंट टैक्स में ही सब, मतलब पूरा ज़्यादातर तो दिमाग से दिमाग वाले लोग भी टैक्स में लुढ़क जाते हैं। 1,20,000 DA 24 बोनस 20,000 कमीशन कितना 2400। फिर मेरा एक पापा का एक दोस्त था, ठीक है, उस टाइम पे ऑलरेडी चार्टर्ड था, तो मिलने गए थे ऐसे, बोलते बेटा सीए बनना है ना, ज़्यादा दिमाग वाले मत बनो, मेहनती बनो, लेबर क्लास। लेबर क्लास बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग वाला बनेगा तो नहीं बन पाएगा।
अगर इतना दिमाग है तो फिर साइंटिस्ट बन जाता, यहाँ पर क्यों क्या करते आया है, डायरेक्टली बोला। तो अगर तुमको ज़्यादा दिमाग है, साइंटिस्ट बन जा, एरोप्लेन बना, रॉकेट बना, ठीक है, मिसाइल्स मैन बन जा, ठीक है, साइंस इंस्टीट्यूट में नाम लिखा ले। सीए करने के लिए कौन आता है? दिमाग वाले लोग नहीं है, यहाँ नहीं चाहिए दिमाग वाले लोग का, मेहनती लोग चाहिए, जिसको धीरज है, जिसके अंदर पढ़ने का आदत है। डायरेक्टली बोला, मैं चौंक गया, बोले क्या बोल रहे हैं। वो बात आज भी दिमाग में है। 1 20 24 20,000 2400 कितना होता है? 166 400। यहाँ तक तो आप लोगों ने भी कर लिया था सारा के सारा, है ना? दर्शक भी कर लिया था। दर्शक इसलिए आके मेरे को पागल कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज बस करना है कि अगर तुम इसमें डिडक्शन का एक आदत बना लेते हो, ऐसे तो कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, डिडक्शन के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन बोलता नहीं है कि डिडक्शन दो बोल के, ये बात भी है। डिडक्शन देने के लिए क्वेश्चन कभी बोलेगा नहीं, वो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है कि डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नहीं बोल के देगा कि भाई इसने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला तो आपको माइनस करना है, और सेक्शन 16(1)(a) के तहत सैलरीड पर्सन को 50,000 का डिडक्शन मिलता है, ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा, ये बाय डिफॉल्ट है। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, उसी क्वेश्चन में ग्रॉस सैलरी जो आपका आया था 166,400 का, यहां से माइनस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये बता टैक्सेबल हुआ नहीं, ये तो पहले ही टैक्सेबल नहीं, ऊपर से 50,000 का और डिडक्शन, वो तो मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। तो 1,66,400 से 50,000 माइनस कर दिया तो कितना होता है? 16(1) है ना, प्रोविजंस क्या है डिडक्शंस का? 16(1) है, तो 50,000 कितना हुआ? 1,60,400। 1,16,400, बस ये हो जाएगा उसका करेंट नेट सैलरी। ठीक है, बाकी और कुछ अभी बोलने का जरूरत अभी नहीं है, बाकी जब कंप्लीट क्वेश्चन और करेंगे बताऊंगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था। मिस्टर एक्स जॉइंट पापी लिमिटेड, ठीक है, वो बदमाश लिमिटेड था, ये पापी लिमिटेड है, ठीक है, पापी पापी, ठीक है, क्या पापी चूल्हो बोल के क्या गाना था है ना, ऐसे गाना है ना। हाँ सर, आपको सब पता है, हाँ सब पता है? ইনস্টাগ্রামে আমি কোনদিন আমাকে দেখতেই পাবে না, আমি ইনস্টাগ্রামে यूज ही करते जाए ना, मतलब उतना मेरा ये जो गाना वगैरह है ना, मेरे को ना ऐसे गाने का शौक है, मैं सुनता हूँ, ठीक है। तो कुछ भी गाना मार्केट में नया आता है ना, यूट्यूब में तो वायरल होता है ना, तो चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, जैसे एक गुजराती गाना है वो बड़ा फेमस हुआ है, गोतीलो 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 गोतीलो, हाँ। तो मैं पहले समझ रहा था, नहीं सुना गोतीलो, हाँ, वो पहले मैं समझा कि कोई फॉरेन लैंग्वेज है, फिर बाद में पता चला कि हमारे देश का कच्चीरन एरिया में, गुजरात का जो सौराष्ट्र एरिया है, सौराष्ट्र एरिया में वो लैंग्वेज बोला जाता है, उनका एक ये गीति है, आंचलिक फोक सॉन्ग है ये गोतीलो। मैं समझ गया तेरा सवाल, गुजरात में ये फिर सौराष्ट्र का क्या, ऐसे तो बॉम्बे का भी है, बॉम्बे का एक है, महाराष्ट्र का एक है। सर एक्चुअली इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था कि स्टेट का, तो जैसे बंगाल का एक ही रणजी टीम है, बड़ौदा का भी टीम है, ठीक है। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि ना वो पहले ना ब्रिटिश पीरियड में ये सब उस टाइम से चले आ रहा है कि एरिया वाइज वहाँ का एक सिस्टम बन गया था, और वो सिस्टम क्रिकेट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए रह गया। जैसे विदर्भ महाराष्ट्र में, उसका भी एक अलग टीम है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, है ना सर, विदर्भ। तो वो बेसिकली महाराष्ट्र का एसोसिएशन वही है जो नागपुर में हेडक्वार्टर है। तो उसमें वो लोग एक्चुअली विदर्भ कहता है कि हमको महाराष्ट्र से अलग करो, वो उनके साथ रहना नहीं चाहता, मैंने अलग स्टेट बनाना चाहता है, क्योंकि लोगों का उनका मानना है। तो इसको लेके काफी सारा ये हुआ है, और क्योंकि स्टेट बड़ा है तो अगर उसमें क्रिकेटिंग पॉपुलैरिटी है, तो गवर्नमेंट का मानना है कि भाई एक स्टेट में अगर 3 इतना, देखो महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, गुजरात भी कुछ छोटा नहीं है, तो अगर किसी एरिया में टीम बना है और क्रिकेट का पॉपुलैरिटी है तो बनने दो, और गवर्नमेंट इसको बैन नहीं। जैसे पंजाब छोटा स्टेट है कंपेरेटिवली, ठीक है, पश्चिम बंगाल स्टेट तो बड़ा है पर
यहाँ पर जितना है उसी को लेके लोग नहीं कर पा रहे हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना इधर है नहीं, ठीक है। नहीं तो अभी नॉर्थ बंगाल का भी टीम बनता, ठीक है, नहीं है वो चले आ रहे, ब्रिटिश पीरियड से चले आ रहे हैं। हाँ चंडीगढ़ का अलग टीम, हरियाणा का टीम है। मैं समझ गया था ये पूछेगा मुझे लग रहा था सौराष्ट्र बोलते ही, इसका तो क्रिकेट का पूरा एकदम बीमारी है। मिस्टर एक्स जॉइंट पापी लिमिटेड एज ऑन 1 सितंबर 2013 इन द ग्रेड ऑफ 10,000, फिर 250 करते करते 13,000 तक, फिर 500 करते करते 20,000 तक, ठीक है। ये खेल क्या है? अच्छा मैं बोला था ना आप लोगों को मैं बेस खेल दिखाऊंगा। गवर्नमेंट जॉब देखते मिल जाता है क्यों। वैकेंसी क्या बोला? 29,200 से लेके 92,300 इन पे मैट्रिक्स। ये देखो दिख रहा है, यहाँ से लेवल 5 में चालू होगा, 29,200 में स्टार्ट होगा, और जब रिटायर करेगा तब अप्रॉक्स 92,300 में रिटायर करेगा। और बीच में क्या होगा, ये पे स्केल बढ़ता जाएगा। ये देखो पे मैट्रिक्स मैंने कब कितना बढ़ेगा उसका एक एम्प्लॉय का डिटेल दिया है, अब आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलता है लेकिन कुछ इस तरह का, न्यूज़पेपर में ना कुछ इस तरह का मिलता है। अच्छा मैं नेक्स्ट दिन ढूंढ कर रखूँगा, भूल गया। देखा देखा क्या पेपर में निकलता है इस तरह। ये वेबसाइट निकालता है जैसे मेट्रो का जॉब निकलता है, रेलवे का जॉब निकलता है, उसमें दिखाता है, नहीं मैं बोल किस तरह का पे स्केल चलता है वो दिखाता है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? वही फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट नहीं, डेट का कॉन्सेप्ट है, खेल है बस तो डेट का। फॉर्मेट का कोई खेल ही नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। पहले मुझे एक चीज बताओ, 1 सितंबर 2013 में उसका सैलरी कितना था? 10,000 ना, देखो लिखा है हम लोगों के पास। 1 सितंबर 2013 में इसका सैलरी है 10,000 से स्टार्ट किया इसने। अब हर साल एवरी ईयर 250 करके बढ़ेगा, तब तक बढ़ता जाएगा 13,000 जब तक ना पहुंच जाए। और हमें बस कैलकुलेट करना है 23, 24 तक, ठीक है। इसका सैलरी ऐसे तो जाएगा 20,000 तक, ठीक है, सैलरी जाएगा 20,000 तक, बट हम लोग देखेंगे कि भाई 23-24 में सिचुएशंस क्या है। ना तो आगे का देखना है ना तो पीछे का। पीछे का तो देखना ही नहीं है, आगे का देखना पड़ेगा। क्यों? सिंपल, 1/9/2013 के बाद नेक्स्ट सैलरी क्या होगा? 1/9/2014 में कितना होगा? 10,250। थैंक यू, यही मैं पूछना सोचना चाह रहा था। फिर 1/9/15 में 1/9/15 में 10,500। फिर 1/9/16 में 10,750। फिर 1/9/17 में 11,000। फिर 1/9/18 में फिर 1/9/19 में। मेहनत का काम है सर और कुछ नहीं है। 1/9/20 में 1/9/21 में 12,000 ठीक है, 13 तक जाना है, देखते हैं 13 तक पहुंच पाते कि नहीं। 1/9/22 में 1/9/23 में 1/9/24 में 1/9/25 में
25 में तो कोई नहीं। 25 बट देयर इज अ इंटरेस्टिंग केस, हम लोग को एक्चुअली चाहिए 23-24, 25 का डेटा एक्चुअली नहीं चाहिए। तो 23-24 में यहाँ पर एक चीज में मैंने क्यों 25 को लिखा, क्योंकि हमें 24 का कब तक का डेटा चाहिए बोले तो 24 का मार्च तक का, क्योंकि 23-24 स्टार्ट कब होता है 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 24 तक। तो 31 मार्च 2024 तक उसका 12,785 ही रहेगा, तो फिर ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 1 सितंबर 2024 के पहले ही तो 31/24 आता है। तो 31 मार्च 2024 तक मेरा सैलरी कितना है 12,750, इसी में काम हो जाएगा। तो फिर ये डेटा मैंने लिखा इसलिए ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ, और कुछ नहीं। तो इसको आप काट सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, रहने दो, इतना प्यार से लिखा। हाँ इसी से तुमको बेसिक कैलकुलेट करना है। देखो अब बेसिक क्या होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्या है 23-24 लिख लो, ऐसे ऐसे कंप्यूटेशन बोल के पूरा लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पर अभी उतना, हाँ ठीक है, मैं अभी पूरा फॉर्मेट में नहीं ध्यान दे रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जाना है। तो अब मुझे इतना बताओ 1/4/23 में आपका सैलरी कितना था, ये देख के बताओ, ठीक से बोल। नीचे 12,500 की 12,250? हम लोग 2023 का 24 जा रहे हैं ना, हाँ 23-24 जा रहे हैं, तो वो 12,500। 23-24 स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में। आपको मैं पूछा कि अप्रैल जब स्टार्ट हो रहा है तो आपका सैलरी कितना है? हाँ वो बोल रहे 250, तुम बोल रहे 500। ए ये लोग क्या बोलता है, आर्जो कतो सैलरी कतो? बोलो सर सैलरी कितना है? सब आवाज पाँच से वो मैं देखा। प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी ना हमारा आवाज पाँच से की बात है ना, ऑनलाइन है। हेलो বল কত হবে 12,500 না 250? 1 अप्रैल सैलरी, सोचो ना, मेरे तरफ क्या देगा, ठीक से दिमाग लगा। 12,000 हाँ 23-24 में 12,500 ही होगा। तो एक्सिट कोड আছে 22 থেকে। এবার দেখা যাচ্ছে 250 মধ্যে স্টপ করবে। डेट का कैलकुलेशन से सर सिंपल सोचो, 1 सितंबर 2022 12,250 चल रहा है, आपका नेक्स्ट सैलरी चेंज हो रहा है 1 सितंबर 2023 में। तो आपका जब 1 अप्रैल 2023 चल रहा था तो तब तो 12,250 ही चल रहा था ना, क्योंकि आपका नेक्स्ट चेंज तो आया सितंबर में। तो फिर सितंबर 22 से सितंबर 23 के बीच में कौन सा रेट चल रहा है? जैसे अगर हम 9 तारीख 9 सितंबर से गिनते तो फिर वो तो 22-23 हो गया ना। डजंट मैटर सर, मैं तो वही तरीके से बोल रहा हूँ। ओहो तुम लोग ना, तुम 22 तुम लोग कैलेंडर, यहाँ पर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर को कंफ्यूज मत करो। तुम्हारे लिए ईयर क्या है, ऑब्वियसली 1 सितंबर 2022 जो है ये 22-23 का पार्ट है, वी अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन ये खत्म कब हो रहा है? 1 सितंबर 2022 जो है 22-23 का पार्ट है, तो 22-23 खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2023 को, है या ना? 31 मार्च 2023 जब खत्म हो रहा है तब तुमको कितना मिल रहा था? 12,250।
मुझे इतना बताओ, 1 अप्रैल 2023 जो कि 23 मार्च 2023 के बाद शुरू हो रहा है, जो कि 31 मार्च 2023 के बाद शुरू हो रहा है, तब तुमको कितना सैलरी मिल रहा है? बोलो दर्शा, बोलो। बोलो कितना चल रहा है? 12,500, 12,250 ही चल रहा है ना। अब ये तब तक चलेगा जब तक 1 सितंबर 2023 नहीं आ जाता, क्योंकि तुम्हारा सैलरी चेंज तो 23 में हो रहा है ना। तो जो चल रहा है उसको काउंट करना है तुमको। 22-23 में क्या, अब 1/4-23 से तो 23-24 पड़ गया ना। अब तुम्हारा सैलरी चेंज होगा सितंबर में, तुम क्या कर सकते हो सकता है कि सितंबर में चेंज करेगा, बट मेरा तो 23-24 स्टार्ट हो गया अप्रैल से। क्लियर? मैंने क्योंकि यहां पर तुमने 22 देख लिया और माथा काम नहीं कर रहा है कि भाई 250 तो 22 का खेल है। अरे भाई 250 का ये सितंबर है और ये चलेगा तब तक जब तक नेक्स्ट ईयर का सितंबर नहीं आ जाता। सिंपल सा चीज में रो दिया ना सर, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा शांति से सुनो। शांति नहीं रखते आप लोग, अशांति करते रहते हो सारा दिन। शांति नहीं रखता है। चलो तो अब कैलकुलेशन क्या करोगे? अब बोलो कितना, 1/4-23 से लेके 12,250 कितना दिन चलेगा ये बताओ। 12,250 कितना दिन चलेगा? माने ये चलेगा अप टू 1923 के पहले तक, माने 1823 तक, अगस्त तक चलेगा ना। तो अप्रैल से लेके अगस्त कितना महीना होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कितना महीना हुआ? 5 महीना। तो 12,250 इंटू 5 प्लस 12,500 इंटू 7, ये तो ऑटोमेटिक है। इसमें भी देख लेना सर, पता नहीं कौन से एग्जाम में क्वेश्चन में क्या रहेगा। 12,750 तक 12,500 मेरा चल रहा है 1 सितंबर 2023 से, ठीक है। और ये कब तक चलेगा? 12,500 चलेगा कब तक सर? 1 अगस्त 24 तक, ठीक है। तो मेरा डेट क्या है? मेरा डेट है 1/4-23 से 31/3/24। तो 1/4-23 से लेके, मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/4-23 से लेके 1/8-23 तक, 1/8-24 तक, 1/8-24 तक मेरा 12,500 ही चलेगा ना, है ना सर? समझे कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बन रहा है, यानी बाकी जो 7 महीना है मेरे को 12,500 करके ही मिलेगा जब तक नेक्स्ट ईयर सितंबर का 24 नहीं आ जाता। और मेरा डेट क्या है? 31 मार्च 2024, जो कि 1 सितंबर 24 से पहले आता है। तो फिर मेरे को और ज़्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा दिमाग ना लगाए। मैंने अगला 7 महीना नेक्स्ट ईयर सितंबर आने से पहले ही पूरा हो जा रहा है, और उसके बीच में मेरे को 12,500 करके सैलरी, बस। आप और ज़्यादा ना दिमाग लगाए। कतो 1,40,000। तो आपका बेसिक क्या बनेगा? 148,750। डीए कितना है? डीए के बारे में कितना परसेंटेज, कितना बोला? 40% ऑफ, सॉरी 20% ऑफ बेसिक, 20% ऑफ बेसिक। तो बेसिक का 20% जितना होता है। और ये जो 40% आरबी बोला है ना, इसको अभी कुछ नहीं करना है, इसमें नहीं आएगा। ये आरबी तब लेना होता है जब आपके क्वेश्चन में ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ये सब कैलकुलेशन देता है, तब उसे यूज करना है। इसमें कुछ दिया नहीं है तो आपको इसको भी इग्नोर ही करना है। ना ना, बेसिक रेट तो एनुअल होएगा, ये तो एनुअल हो गया ना, और इसको इंटू 12 क्यों करें?
अगर ये मंथली होता तो फिर बाद में सोचता मैं। देखो सर, आप लोग पहले क्वेश्चन के साथ मिक्स कर रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ, अगर एनुअल में है तो फिर माथा नहीं लगा। 148,750 इसका 20%। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ बेसिक। कितना हो गया? 29,750। कमीशन, कमीशन कितना? 6,000। 500 করেছিল 12 মাসের। আচ্ছা, বোনাস বোনাস 30 কত হলো? 2,14,500। तो 2,14,500 आपका हो जाएगा ग्रॉस। इसमें से डिडक्शन दे दो -50,000। 16,1 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, इसलिए दे देते हैं। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50,000। तो 214,500 माइनस 50 कत? 1,62,500। नेट सैलरी। ऐसे तो ये टैक्सेबल नहीं है, ओनली सैलरी टैक्सेबल नहीं हुआ, अगर कोई दूसरा इनकम होगा उसको जोड़ के टैक्सेबल हो जाएगा। मानो कि हाउस प्रॉपर्टी भी है, रेंट भी कमाता है सालाना 2-2.5 लाख, तो 2 लाख और इधर 1,64,000 मिल जाएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। मानो कैपिटल गेन कर रहा है, डिविडेंड से कमा रहा है, सैलरी में इतना है। बोझा कैसे? हाँ, सिमिलर क्वेश्चन करके लिए दे। हाँ, अब हो जाएगा ना, इजी देते हैं, चलो ट्राई करना। होमवर्क है। हाँ, मिस्टर एक्स join P Limited as on 1st July 2000 थोड़ा कैलकुलेट कर लेना। 24, 24, 23, 24, 24 का 7 साल पीछे जाओ तो कितना होता है? 17। 17 3 कोड़ी। अच्छा, 2017। Mr. X joined P Limited as on 1st July 2017 in the grade of 8,000-9,000-500-14,000. Calculate income under head salary for previous year 23-24. ये एक होमवर्क करना, इजी क्वेश्चन है। और एक जरा ये लिख लिया है क्या चेटा? और एक होमवर्क को मिस्टर एक्स an employee of P Limited given the following info for the previous year (23-24). बेसिक 12,000 पर मंथ टिल October 23 and thereafter 15,000 per month. DA 20% ऑफ बेसिक ब्रैकेट में 40% फॉर आरबी
आरबी माने रिटायरमेंट बेनिफिट। क्वेश्चन में अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का कुछ नहीं है इग्नोर कर सकते हो, बट जब रिटायरमेंट बेनिफिट का कुछ रहेगा तब उसको यूज़ करना पड़ता है। दिखाऊंगा सर, डोंट वरी। 1% ऑन टर्नओवर, थोड़ा चेंज है सर। इससे पहले मैंने टर्नओवर दिया था मंथली बेसिस में, इस बार मैंने टर्नओवर पे दे दिया और टर्नओवर पे ब्रैकेट में दे दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 23-24 में बिजनेस ने, सॉरी कंपनी ने जो टर्नओवर किया उसके ऊपर आपका कमीशन है। 23-24 इज 15 लाख। और क्या दिया है? बोनस दिया है 30,000 का, बोनस दिया है 30,000 का। कैलकुलेट इनकम अंडर द हेड सैलरी। ये तो इजी सम दिया होमवर्क के लिए, अभी कुछ ना करें, माथा अपना प्रेशियस ब्रेन को प्रिजर्व करें, ठीक है? डोंट डू नथिंग नाउ। चलो अभी कुछ न्यू चीज़ करना है। सर कल मैंने आप लोगों को फॉर्मेट लिखाया था, आज कंप्लीट फॉर्मेट। कल एक आइडिया दे दिया था, उसी आइडिया से आज का क्वेश्चन हुआ ना, है ना? तो बेसिक डीए, बोनस, फीस, कमीशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये सब नहीं था। अब धीरे धीरे ये सब आएगा सर, ठीक है? अभी मैं आज आपको पूरा एक फुल फॉर्मेट लिखाऊंगा। चाहता मैं ना भी लिखा सकता हूँ, सिर्फ स्क्रीनशॉट या पीडीएफ बना के भी दे सकता हूँ, बट मैं लिखाऊंगा क्यों? इसलिए लिखाऊंगा क्योंकि लिखेंगे तो आदत बनेगा, आदत बनेगा तो पता लगेगा टॉपिक का, मैंने कितना सारा का अकाउंटिंग मैंने सैलरी में एडजस्टमेंट होता है, ये लिखने से पता लग जाता है। इसलिए मैं इसको लिखाता हूँ। थोड़ा बोरिंग है क्योंकि कुछ उतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है, बस कुछ रूल्स रेगुलेशंस पता करना पड़ेगा। लेकिन आपको फॉर्मेट में कितना सारा टॉपिक होता है, इसका आइडिया लगाने के लिए मैं ये फॉर्मेट लिखाऊंगा। और जब भी आपको सैलरी को याद करना होगा तो आप ये टॉपिक को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना सारा टॉपिक याद करना पड़ सकता है। लिटिल बिट बोरिंग है बट नॉट वेरी बोरिंग। मैं कोशिश करूंगा बोर ना हो जाओ, ठीक है? क्योंकि है ना, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने के टाइम पे लोग थोड़ा बोर हो ही जाता है, बट मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इसमें आपको बोर ना करे। चलो अच्छा, हाँ एक चीज़ है, अगर किसी ने कभी पहले 115 BSc का सैलरी कैलकुलेशन नहीं किया है तो ये 115 BSc के हिसाब से भी लिखाऊंगा, नॉर्मल प्रोविजन बाद में लिखाता हूँ, ठीक है? क्योंकि 115 BSc आजकल डिफॉल्ट कर दिया ना, इसलिए। तो हेडिंग करो प्रो फॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ income under the head salaries as per default tax regime under section 115 BAC, ठीक है? WWE में ऐसे ही बोलते हैं, हाँ? और हाइड करता हूँ, तो मैं तो इतना हाइड नहीं कर सकता, तब तो ये ड्रामा हो जाएगा, ठीक है? WWE में मेरे को सबसे अच्छा लगता है रे मिस्टेरियो, बहुत मार खाता है लेकिन उस पिद्दा सा शरीर में वो लोगों को जैसे मारता है वो देखने लायक होता है। 619 उसका फिनिशर है, हाँ? 619 फिनिशर है, रोक के बाहर जाके मारता है। बट हारता है, बहुत हारता है, उसको तो पटकता है इतना जबरदस्त, लेकिन इतना पतला शरीर में, छोटा शरीर में क्या खेलता है? हाँ क्या खेलता? जॉन सीना, वो भी अच्छा है, अच्छा लगता है, उसका तो अलग ही एटीट्यूड है जॉन सीना। नहीं सीरियसली उसका अलग है। सबसे बेकार लगता है मेरे को वो अंडरटेकर का भाई है ना,
केन, ठीक है, राक्षस लगता है Snakes पूरा, मार के निकल जाते ठीक है, राक्षस लगता है उसको केन। और एक सबसे गंदा खेलता है रिकीसी बोल के था, मोटा, ठीक है, एकदम गंदा खेलता है, मतलब उसका जो खेलने का आदत है ना, हाँ, बिक्सो तो फिर भी ठीक है, रिकीसी बहुत गंदा खेलता है, बोल भी नहीं सकता, इतना गंदा खेलता है। आप लोग देखते हो WWE? एक लड़की है, मैं उसका भी मैं कभी कभी फाइट देखा हूँ, रोंडा राउजी बोल के, रशियन ठीक है, वो WWE में बेस्ट है, रोंडा राउजी, बड़ा खेलता है, लड़का लोगों को पटक देता है। तो रशियन है, हाँ, रशियन है ना, उतना नहीं पता, वो रोंडा राउजी। अभी खाली रोमन रेंज चल रहा है, रोमन रेंज, क्या चल रहा है? रोमन वो क्या है? रोमन रेंज नहीं पता, ये चीज़ क्या है? WWE का नहीं, अभी आजकल मैं नहीं देखता हूँ। ये पहले से ही मतलब जब 2017 अंडरटेकर जब लास्ट खेला था अच्छा। तो वो अंडरटेकर को हराया था रेसलमेनिया, अच्छा, तब से फिर वो रेसलमेनिया अभी नहीं चलता है। चलता है। अरे अभी तू जो बोले रोमन एज बोल रहा है। हाँ तो वो तो जॉन सीना है, वो भी तो वही है ऐसा, ओ अच्छा, टॉप पे चल रहा नहीं पता है, दो तीन बेल्ट लेके घूम रहा है। आजकल। अरे मैं सब पुराना नॉलेज से ही बोलता हूँ, ओल्ड फैशन, ठीक है, अभी पता नहीं चलता है, तुम लोगों से ले लूंगा अपडेट क्या चल रहा है। उस दिन एक गेम देख रहा था ओलंपिक में, चाइनीज लोग जापानीज लोग खेल रहा था, क्या गेम पता नहीं, बट गेम बड़ा गजब का है। एक ऐसे एक कोई चीज़ है उसके पास, एक हैंडल जैसा, केटली जैसा, उस केटली को वो प्लेसमेंट है फ्लोर स्पेस में रखता है, उसमें घिस ऐसे करके पहले पूरा एकदम स्मूथली आता है, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद ना छोड़ देता है, फिर वो एक सर्टेन जैसे गोल्फ बॉल जाता है वैसे वो पूरा चीज़ को छोड़ देगा, फिर उसको सामने से साफ करेगा और वो पूरा उस पॉइंट में जाके बैठेगा। हाँ वो देखा, नाम पता नहीं है, मैंने देखा। गजब गेम देखा। स्क्वाश बोलता है इसको, आई नहीं, आई डोंट नो, सीरियसली नहीं पता। दो पर्टिकुलर भी देखा, हाँ? दो पर्टिकुलर भी तो सर ये सीरियल नंबर हो, देखा। ये नंबर लिखना जरूरी है, नहीं ऐसे ही ब्राउज़र देखो। 1, चलो बेसिक सैलरी, फटाफट सटासट, इसमें कुछ नहीं है, फीस एंड कमीशन कुछ नहीं है, फटाफट सटासट। थर्ड, बोनस कुछ नहीं है, ये जैसे है मैंने जो भी दिया रहेगा उसको यूज करना है, बोनस। अब आ जाता है खेल अलायंसेस का, अब थोड़ा मेहनत कराएंगे। अलायंस, अलायंस में ABCD करके लिखो। DA फुल्ली टैक्सेबल, ऐसे ये नॉर्मल में भी फुल्ली टैक्सेबल ही होता है, लेकिन यहाँ खेल बदल जाता है। जैसे HRA हाउस रेंट अलायंस, नॉर्मल में हाउस रेंट अलायंस फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल, यही पूरा गैड़ा कॉल करके रखा है ठीक है, HRA फुल्ली टैक्सेबल। C चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस, CEA चिल्ड्रन एडुकेशन अलायंसेस। कल बताया था ना अलायंस क्या होता है, हाँ वो तो बंगाली हो गया मतलब किसी को कुछ चीज़ का मतलब पूछो तो मतलब ये नहीं कि बंगाली का इंग्लिश का बंगाली करो, बंगाली का इंग्लिश करो। अलायंसेस मैंने स्पेशल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे मानो आप ऐसे किसी जगह में जॉब करने गए हो जहाँ पर तुम्हारा फैमिली है, बच्चा लोग है, पढ़ेगा, तो कंपनी अगर बच्चे लोगों को पढ़ने का, वहाँ पर मानो स्कूल बहुत दूर है, ठीक है, तो उसका भी खर्चा अगर एम्प्लॉय बेयर करेगा तो एम्प्लॉय उधर जाना नहीं चाहेगा ना, कभी उधर जाएंगे तो मेरा बच्चे का पढ़ाई का क्या होगा, फिर कंपनी बोलते एक काम करते हैं आपको बच्चे लोग के लिए एजुकेशन अलायंस दे देंगे, आप आ जाओ, ठीक है। fully taxable. ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, यही पिक्चर चेंज हो जाएगा नॉर्मल प्रोविजंस में
मैंने एक तरह से देखो तो 150 बीएसई कैलकुलेशन को बड़ा आसान कर देता है। अच्छा अच्छा है ना, जो आसान है उसमें पैसा नहीं है। वो भी सही है। डी, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस। चिल्ड्रन हॉस्टल और मैं हॉस्टल fully taxable. बच्चे हॉस्टल हाँ सर मिलता है। सर मेरा बीजेपी का आ गया है। नहीं नहीं पीजी नहीं, हाँ पीजी भी बोल सकते हो। अरे बच्चा लोग कहीं बाहर में बोर्डिंग में नहीं रहता है, पीजी नहीं समझ बोर्डिंग। जैसे देहरादून में बोर्डिंग स्कूल बड़ा फेमस नहीं है, रामकृष्ण मिशन में जैसे मैं रहता था, मैं भी तो बोर्डिंग में रहता था बचपन में, ठीक है, मिशन में रहता था, तो वो भी बोर्डिंग हो गया। मेरा पापा ये सब थोड़ी करता था तब, बाद में उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वैसे पापा बिजनेसमैन है अभी। सर अपना नॉन अच्छी हाँ, मिशन जैसे होता है वैसे ही। महाराज ब्रह्मचारी इनके बीच में ही बचपन में 3-4 साल गुजारा सर। धोती पहन के स्कूल जाते थे। सरस्वती पूजा के दिन मैम हमको मेरे को डेयर कर रहा था कि धोती पहन के नीचे आना है, मैं भूल गया। ठीक है नेक्स्ट ईयर करूँगा धोती और कुर्ता पहन के। मेरे को डेयर किया है कि मेट्रो में जाना होगा धोती पहन के जाना होगा, ठीक है। लेकिन मैं बचपन में स्कूल जाता था धोती पहन के, धोती और कुर्ता पहन के, सादा धोती सादा जामा, जैसे मिशन में होता है। सारे लोग हम लोग मिशन में जो लोग जब भी चलते थे ना एकदम धोती पहन के सब चलते थे ना, अलग ही लेवल का लुकिंग आता था एकदम। और सब इतना रेस्पेक्ट करते थे ना। तो साइड में एक हॉस्टल था जो नॉर्मल हॉस्टल होता है, तो नॉर्मली ट्राइबल लोगों का हॉस्टल था, ठीक है, SC ST लोगों का। तो हम लोगों को देख के वो लोग इतना इंस्पायर होता था। फिर वो लोग हॉस्टल के उनका जो सुपर है उनको बोला कि मिशन में जैसे लोग रहते हैं, ठीक है हम लोग मिशन जैसे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके जैसे हम लोग भी धोती पहन के जाएंगे। तो फिर उस हॉस्टल वाले मिशन वाले से परमिशन लिया कि सेम काइंड ऑफ धोती हम लोग दे सकते कि नहीं, क्योंकि वो ड्रेस कोड का कुछ मैटर होता है। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर हॉस्टल का लड़का लोग हम लोगों से इंस्पायर होकर वो लोग भी धोती पहन के आता था। धोती पहन के स्कूल जाने से ना एक अलग लेवल का रेस्पेक्ट मिलता है, मतलब तुम लोग जेंटल हो, अच्छे हो, भद्र हो, ऐसा टाइप का। और स्कूल का जितना कल्चरल एक्टिविटी होता था इजीली मिल जाता था, लीड करेगा। तो हम लोगों को देख के कुछ लोकल एरिया में, क्योंकि वो आश्रमिक स्कूल था लेकिन बाहर का लड़का लोग भी पढ़ता था, लड़का लड़की लोग। तो हम लोग को देख के कुछ बाहर का जो नॉर्मल टाउन से आता था वो लोग भी स्कूल में धोती पहन के आता था, इंस्पायर होके। सोचो अच्छा चीज का कितना इंस्पिरेशन आता है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। मैं कभी कभी सोचता हूँ पढ़ाने आ जाऊंगा धोती पहन के। मैं आऊंगा सर एक दिन, आप लोग चिंता में पड़ जाओगे सर क्या चल रहा है। ऐसे मेरे को धोती पहनना आता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, इसमें थोड़ा लोचा है। जो भी इसको इनर कॉलम में लिखना, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को इनर कॉलम में लिखना, और इसमें से लेस करना ₹3200 पर मंथ ओनली in case of blind, deaf, dumb or orthopedically handicapped, orthopedically handicapped employee। नॉर्मल हैंडीकैप लिखले হবে না। एक ही बात है, लेकिन पूरा बात जानना चाहिए ना सर। शॉर्टकट जिंदगी में नहीं होता है सर, एवरीथिंग लॉन्ग कट ही होता है। তোর নাম আধা বললে আধাই আসবি না, পুরো না হলে তো তোর पहचान पूरा হবে ना ना। तो माइनस करो जो भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, अगर आप डीफ हो, अगर आप ब्लाइंड हो, अगर आप डम हो, ठीक है, मैंने अंधो काला बोबा, ठीक है, वो गांधी जी का 3 बंदर का बोलते हैं ना, ठीक है, अंधा काला बोबा ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, तो आपको 3200 टका पर मंथ का मिलेगा। क्या अंधो हो जाएगी की
एक तो बेचारा कितना मेहनत करके ऑफिस जाता है, ठीक है, उसके लिए दे रहा है, आप लोग बोल रहे हो वाह, तो बोलो कि अच्छा देना चाहिए। दूसरे तो बोलना भालो तो समझ गए, हम सोचे तुमको जलन हो रहा है, तुमको नहीं मिलेगा इसलिए। बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा। जे হবে সেই পাবে। सर जिसका किस्मत खराब होता है उसी का होता है, शुक्र बनाओ। एंटरटेनमेंट अलायंस হবে না এই হবে এই হবে এফ হবে। एंटरटेनमेंट अलायंस क्या होगा? टैक्सेबल वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में बस उनको छूट है, वो भी पूरा नहीं, लिमिट है, फुल्ली टैक्सेबल। जी ट्रैवलिंग अलाउंसेस, देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग होता है, ट्रैवलिंग अलग होता है। वो जब जाते हैं ना, बाहर जाते हैं ना, उसका तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस स्लैश देके लिखना, या कन्वीनियंस अलाउंसेस। कन्वीनियंस क्या होता है मैं बताता हूँ, वो कंपनी के काम में तुम जब बाहर जाते हो उसको कन्वीनियंस बोलते हैं। माने कंपनी से जब तुम कंपनी के काम के लिए कहीं जाओगे, और ट्रांसपोर्ट अलायंस माने तुम जो डेली ऑफिस आना जाना करते हो उसको ट्रांसपोर्ट अलायंस बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। और कन्वीनियंस या ट्रैवलिंग या डेली अलायंस जो होता है ना, ये कंपनी के काम पे कहीं जाओगे तो उसके लिए दिया जाता है। नहीं, exempt if the amount is fully utilized for the purpose। जितना मिलेगा अगर यूटिलाइज कर लेते हो तो एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, जो बचे उसका खाना खा लो। जो बचेगा खाना खा लेना, पर वो टैक्सेबल है। हाँ सर देखो वो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हिसाब तो मांगता है ना कंपनी, कंपनी हिसाब तो मांगेगा ना आपसे कि भाई कितने का खर्चा हुआ, कहाँ कितना खाया पिया। हाँ, और मैक्सिमम केस में क्या होता है आपको ये भी बता दूं, आपको पहले अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है, बाद में आके बिल जमा करना पड़ता है, फिर एचआर डिपार्टमेंट में वो जाता है, फिर एचआर डिपार्टमेंट उसको चेक करता है, फिर उसको अकाउंट्स में भेजता है, फिर जाके हमको रिम्बर्स मिलता है। तो अगर ज्यादा उल्टा सीधा बिल बनाओगे ना तो मिलेगा ही नहीं, समझे कि नहीं। तो अच्छा देखो ये लॉजिक है, ये एग्जामिशन का लॉजिक है, रट्टा तुत्ता मत बने। क्यों? तुम कंपनी के पर्पस में जा रहे हो ना, अपने मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहे हो। डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जिस पर्पस के लिए तुमको कंपनी दे रहा है, कंपनी मीटिंग पर्पस के लिए नॉर्मली ये सब देता है, जाओ क्लाइंट को मीट करके आओ। तो जो खर्चा करोगे, अगर वो पर्पसफुल खर्चा करोगे तो तुमको क्यों टैक्स लगाएगा? अगर कंपनी तुमको अलाउंस दे रहा है, वो तुम्हारा इनकम थोड़ी है, वो तो तुमको उस पर्पस में जाने के लिए दे रहा है। अगर कुछ बचेगा तो तुम्हारा इनकम है, तो बचा हुआ इनकम टैक्सेबल है, जो नहीं बचेगा वो एग्जेम्प्टेड है। सिंपल लॉजिक है। इसको याद रखने के लिए मतलब क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैं उस जड़ को बता रहा हूं आपको, हर चीज का जड़ है। अगर आप समझ जाओगे ना तो टैक्स आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा, आप टैक्स को तंग कर लोगे नहीं। मैं बिल्कुल, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अगर आप समझ जाते हो जिंदगी में ना कभी क्यों गवर्नमेंट ऐसे रूल बनाता है, तो आपको टैक्स कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको क्यों का जवाब नहीं मिलता है ना, तो आपको लगता है क्या है फालतू का लेस किया, क्या है फालतू का ऐड किया। अरे भाई तुमको पता तो लगे क्यों कर रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या बर्डन हो जाता है।
वही मैं ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बचपन में हम लोग जब फंसे थे ना, वही एग्जाम्पल दिया ना कि वो टीचर क्यों का कुछ जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ प्लस माइनस करे जा रहे हैं, तो तब से मेरे अंदर कीड़ा है। क्या कीड़ा भाई, क्यों बताओ ना भाई, नहीं बोल रहे हैं, फिर बताया नहीं तो फिर खुद ढूंढना पड़ा, और क्या। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, खुद ढूंढना पड़ेगा। हर जिंदगी में टीचर का जरूरत तभी ना होता है क्यों के लिए, गुरु का जरूरत तभी होता है ना जब जिंदगी में कोई दिशा नहीं मिलता किसी भी पर्पस में, तो गुरु का जरूरत तभी होता है, इसलिए गुरु बनाया जाता है। गुरु क्या देता है आपको तो बहुत अच्छा पता है ना, दिशा दिखाता है। महागुरु वो तो बिटिन चक्रवर्ती है बंगाली में। वही चीज समाज का सबसे बड़ा पिलर होता है टीचर। ये समाज में गड़बड़ा जहाँ है पूरा समाज गया। अच्छा इतना तक हो गए, अब क्या होगा, एच होगा। हाँ अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, जान ले है ना, तेरे को तो क्वेश्चन करने का जितना टाइप्स होता है मुझे को सब बताना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जो रहेगा उसके हिसाब से करना, जो नहीं रहेगा उसको जबरदस्ती का, मानो कंपनी कन्वीनियंस दिया नहीं तो फिर आप कहेगा कन्वीनियंस लेके आओगे। कंपनी ने मानो बोनस नहीं दिया तो कहाँ से लाओगे। लेकिन जितना आइटम हो सकता है मुझे तो बताना पड़ेगा। अदर अलायंसेस including overtime allowance, CT compensatory allowance, क्या होता है कॉम्पेंसेटरी, ETC, ETC माने एटसेट्रा, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल सर, पहले तो ये जान लो ये चीज होता क्या है। देखो सर, देखो ओवर टाइम अलाउंस तो समझ ही गए होंगे। कंपनी में ओवर टाइम करोगे तो कंपनी तुमको एक्स्ट्रा पे करेगा, तो तुम ओवर टाइम करोगे उसके लिए कंपनी तुमको एक्स्ट्रा पे कर रहा है, तुम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, तो इससे सरकार का क्या प्रॉब्लम है। तुमको ज्यादा पैसे का जरूरत है, तुमने काम किया कंपनी ने दिया, हम कहे अपना टैक्स की प्रॉब्लम करते हैं। सरकार का मानना है तो ओवर टाइम अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। सिटी कॉम्पेंसेटरी, कोलकाता में ज्यादा सैलरी मिलता है कि बैंगलोर में सेम काम के लिए? बैंगलोर में। ये ज्यादा सैलरी मिलता है, क्यों मिलता है? कोलकाता में मानो तुमको 50,000 सैलरी मिलता है मंथली, ठीक है, तुमको कोलकाता में अगर एक 1 BHK या 2 BHK घर भाड़ा लेके रहना है, कितना घर भाड़ा पड़ जाएगा? 10-15 हज़ार में, ठीक है। सेम घर आपको बैंगलोर में लेना है तो कितना भाड़ा पड़ेगा? 25 से 30 हज़ार। तो जब तुम महंगा सिटी में जाओगे, वहाँ का रहन सहन का खर्चा ज़्यादा है, तो कंपनी को भी सैलरी बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ जो कोलकाता में 50 है वो बैंगलोर में 75 होगा या 65 होगा। तो इसी कारण से कंपनी सैलरी को भी इंक्रीमेंट करता है या फिर सिटी कॉम्पेंसेटरी बोल के अलाउंस देता है। समझ गए? इसीलिए अगर तुमको सेम काम के लिए कोलकाता छोड़ के बैंगलोर जाने के लिए ऑफर दे रहा है कंपनी, भाई बैंगलोर जाओगे सैलरी बढ़ा देगा, ठीक है, नहीं बात सुनो, तो बंदा को समझ लेना चाहिए कि बैंगलोर में रहने का एक्सपेंसेस क्या है। हाँ, अगर तुमको कोलकाता छोड़ के जाना है दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट तुमको सिर्फ जॉब शिफ्ट करना है और तुमको टॉप दे रहा है 50 या 75, तो एक्स्ट्रा 25 जो मिल रहा है वो देख लो कैलकुलेट करके बैंगलोर में रहने का खर्चा कितना है। हाँ?
उसी में पता लग जाएगा कि बैंगलोर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बस्ती में ऐसे बचे और जब शरीर में कीड़ा पड़ेगा नहीं, बस साफ तो साफ करेगा, लेकिन बस्ती में रहने का आदत सबको नहीं होता, उनका अलग लेवल का इम्यूनिटी होता है। गाँव में रहा हूँ। बस्ती में गांव का बस्ती कहाँ है भाई? मतलब लोग बोलते हैं, मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, असर लगे बोलो मिट्टी का घर बोल रहा हाँ हूँ। ठीक है, तो गांव का जो घर होता है वो काफी अच्छा है, वही तो मस्त चीज है। वो काफी चीज अच्छा है। तुमको अगर बॉम्बे में पोस्टिंग करूंगा और तुमको मैं धारावी में अगर तुमको घर रखूंगा, तुम रहेगा? एकदम क्या होता है सरकार? हाँ है। इसको दिखा देते लोग। बॉम्बे का भी नॉलेज है। एक इस्लाम एरिया है। बोल रहेगा इधर? मैं कहीं भी एडजस्ट कर रहेगा धारावी में। ये देखिए धारावी है, रह लेंगे क्या? ठीक है, ये देख, तो धारावी का और तेरे को इमेज दिखाते हैं, देख। ठीक है यार, एराव खा के थे। हाँ एराव खा के। हाँ, बहुत लोग रहते हैं इधर, इस्लाम है ना? पूरा स्लम है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लम में से एक है। सबसे बड़ा स्लम आई थिंक इंडोनेशिया में है, सेकंड लार्जेस्ट है ये। बाली। हाँ बाली। बाली तो बहुत महंगा जगह है। इंडोनेशिया में एक स्लम है, जगह का नाम नहीं पता, सेकंड लार्जेस्ट है धारावी, और थर्ड लार्जेस्ट है अपने कोलकाता में है टिकियापाड़ा। एयरपोर्ट दिखे थे। टिकियापाड़ा हावड़ा के बाद आता है, हावड़ा स्टेशन के बाद वो रेल सेट है, तो उसके आसपास में बहुत बड़ा बस्ती है टिकियापाड़ा, और एक है पिलखाना बोल के, वो दोनों मिला लोगे तो ये थर्ड लार्जेस्ट बस्ती एरिया है। कम से कम मतलब लाखों लोग रहते हैं। बट ये तुम बस्ती दिख रहा है ठीक है, बट इसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। धारावी एनुअली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिसर्चर आता है, धारावी एनुअली $1 बिलियन का इकोनॉमी बनाता है। तो हार्वर्ड वाले बोलते हैं भाई बस्ती में कैसे इकोनॉमी बनता है, तो आके हर बार किसी ना किसी को लेके आते हैं स्टूडेंट को केस स्टडीज कराने के लिए। नहीं सर, ये बॉम्बे सिटी में जितना भी प्रोडक्ट बिकता है, जैसे कपड़ा वगैरह समथिंग, ज़्यादातर उसका जो फैक्ट्री वर्क है वो धारावी में बनता है। कपड़ा से लेके करीना कपूर मानो कोई एक स्पेशल साड़ी पहन रहा है, तो उसका साड़ी में जो जरी का काम हो रहा है या जो जूता पहन रहा है, जो शॉपिंग मॉल में जाके लाखों में बिकता है, वो धारावी में बनता है। समझ रहे सर? धारावी में स्किल बहुत है, लेकिन अब रिसेंटली अदानी बोला है तो धारावी को धारावी नहीं रखेगा, चेंज कर देगा पूरा, इसको बना देगा। चाहिए ऐसा लोग, चाहिए ऐसा लोग जो पैसा खुद अपने लिए ना कमाए, दुनिया के लिए कमाए। भगवान उसी को देता है, ये मैं देखा हूँ। पैसा उसी के पास होता है जो दूसरों के लिए कमाता है, जो अपने लिए कमाता है उसके पास पैसा आता नहीं है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, अब देखना चारों तरफ देखो, जो बंदा मंदिर को दान करता है ना, हम सोचते हैं कि इतना पैसा आता कहाँ से, भाई वो दान करने लायक है तभी उसके पास आता है। हम लोग भी इसके तरह बनेंगे तो हम लोग के पास भी ऐसे भर भर के आएगा, लेकिन उसके लिए वो मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा। हम लोग के पास आएगा तो पहले अपने ऊपर ही खर्चा करेगा ना, इसलिए ऊपर वाला भी कंजूस हो जाएगा, भाई तू तो अपने ऊपर ही करेगा, देना ही नहीं देगा। 2 नंबर ही अलग केस है, उसको छोड़ो, मैं 1 नंबर का बात कर। समझ गए? तो ये था आज तक का हिसाब किताब। नेक्स्ट क्लास में पाकू जेट समझाएंगे। पाकू, हाँ ये आधा हुआ, अगर कंप्लीट नहीं हुआ बाकी है। अभी पाकू जेट स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कितना नंबर पॉइंट होगा? 1 सेकंड रुको, 5 होगा ना, मतलब अलाउंस सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं 5 नंबर पॉइंट में आपको टैक्सेबल पाकू जेट्स बताऊंगा, ठीक है। हाँ प्यार से कहते हैं ठीक है, टैक्सेबल पाकू जेट्स, इसका चलेगा। ये अलाउंस से भी ज्यादा है। एग्जाम में जाके पार्क्स लिख दे। नहीं सर, पाकू जेट लिखना, क्या पता, वो बोला था ना आप लोगों को फाइनल के एग्जाम में क्या हुआ, बंदा 0.6 लिखा, 60% नहीं लिखा तो नंबर नहीं दिया। ठीक है, आप लोग खेल मत खेलो, वो खेल लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक
टैक्सेबल पाकविधि को कंप्लीट करवाएंगे, इसी में टाइम लगेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, आधा हुआ है। ठीक है, ये आधा हुआ है, नेक्स्ट दिन पूरा करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, ओके सर, এই বুঝতে পারলো সবাই? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, Sir. বাই फिर। हाँ बाय। Sir. বল অভিজিৎ বল। ओके सर, टाटा। Sir, ओके Bye, sir. बाय सर।